हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th के लिए कैंसर का उपचार कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। कैंसर बीमारी काफी घातक होती है। हम जानते हैं कैंसर दो तरह का होता है, एक मैलिग्नेंट है और एक बेनाइन है। तो बेनाइन कैंसर्स जो है वो जनरली जो क्या होते हैं कि वो वृद्धि नहीं करते हैं, बनने के बाद लगातार उसी अवस्था में पड़े रहते हैं। लेकिन मैलिग्नेंट कैंसर जो है वो लगातार वृद्धि करता है और हमें काफी हानि पहुंचाने का कार्य करता है। तो आज हम लोग कैंसर के बारे में पहले देख चुके हैं। आज हम लोग कैंसर का उपचार कैसे होता है, इसके कितने सारे विधि हैं, किस तरह से कैंसर को हम लोग ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए कई तरह की विधियों का प्रयोग होता है। सबसे पहला शल्य चिकित्सा है ना। सर्जरी के द्वारा, चिकित्सा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि जिस अंग में, जिस ऊतक में कैंसर का प्रभाव है उस ऊतक को सर्जरी के द्वारा काट करके हटा दिया जाता है। अगर सर्जरी के बाद भी एक आध कोशिकाएं बची रह जाती है जो कैंसरस होती है और वो हमारे दूसरे भागों को प्रभावित कर दे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी के बाद भी वहां पर रेडिएशन देना की कोशिश करते हैं। कुछ समय तक, एक निश्चित समय अंतराल पर हम लोग क्या करते हैं, वहां रेडिएशन देते हैं, जिससे कि एक आध सेल जो बचे हुए वहां कैंसरस है वो रेडिएशन के कारण खत्म हो जाते हैं। तो ये सबसे बेहतर तरीका है शल्य क्रिया के द्वारा। लेकिन कई अंग ऐसे होते हैं जहां सर्जरी के द्वारा हम लोग कैंसर को खत्म नहीं कर सकते, यानी कि उस अंग को काट करके पूरी तरह से हटाना संभव नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। रेडियोथेरेपी में करना क्या है, तो रेडिएशन को पहुंचाना है। अल्फा बीटा गामा रेज निकालने वाले रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना, जनरली कोबाल्ट है ना, का प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो प्रभावित क्षेत्र में जहां पर कैंसर है, कैंसरस ऑर्गन की पहचान करते हैं। फिर कैंसरस ऑर्गन में एक खास हिस्से का चुनाव किया जाता है। जहां पर ट्यूमर है उस ट्यूमर वाले खास हिस्से का चुनाव करते हैं और उस निर्धारित स्थल पर निर्धारित समय में है ना, हम लोग क्या करते हैं, हर दिन एक निश्चित अवधि तक रेडिएशन को पहुंचाते हैं। इसके वजह से वो जो कैंसरस सेल थे जो लगातार ग्रोथ कर रहे थे, हमारे दूसरे पार्ट को अफेक्ट कर रहे थे, वो रेडिएशन के कारण डेथ कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं और मैलिग्नेंसी जो है वो आगे बढ़ने से रुक जाती है। कैंसर का खतरा खत्म हो जाता है या काफी हद तक नियंत्रित हो जाता है। तो हम लोग रेडियोथेरेपी का प्रयोग करते हैं। रेडियोथेरेपी के अलावा ऑथेंटिक में केमोथेरेपी आता है। बहुत सारी दवाएं ऐसी है जो कैंसर के वृद्धि को रोक देने का काम करती है। तो इसमें से कई सारी दवाएं हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है अल्केलाइटिंग एजेंट है। अल्केलाइटिंग एजेंट्स जो है वो खासतौर से क्षारीय रसायन होते हैं। अल्केलाइटिंग एजेंट क्या है, तो क्षारीय रसायन है, बेसिक केमिकल्स है। और ये क्या करते हैं, ये केमिकल्स किस तरह से कैंसर को बढ़ने से रोकते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये रसायन डीएनए के प्रतिकृति और प्रतिलिपि को रोक देते हैं। यानी कि उस कैंसरस सेल के रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों प्रोसेस को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो अगर रेप्लिकेशन बाधित हो जाएगा तो जो कैंसरस सेल है वो आगे ग्रोथ नहीं करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा है ना, तो नए प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस भी बाधित हो जाएगा, तो आगे नए सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। जो एबनॉर्मल सेल है, जो कैंसरस सेल है, वो आगे नहीं बन पाएंगे। तो इस तरह के एजेंट्स जो है उनमें से कुछ का नाम यहां दिया हुआ है, जैसे नाइट्रोजन मस्टर्ड है, बाइसल्फान है, क्लोराम्ब्यूसिल है, मेलाफेलॉन है। ये सारे रसायन है अल्केलाइटिंग एजेंट, तो इसका नाम हम लोग याद रखेंगे। इसी तरह से कुछ केमिकल्स जो है एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं। तो एंटी मेटाबोलाइट्स में हम लोग खास तौर से यहां देखते क्या है, कैंसरस सेल के ग्रोथ को रोकने के लिए, तो कैंसरस सेल को ग्रोथ को रोकने के लिए फोलेट मेटाबॉलिज्म को रोकना जरूरी होता है। कैंसरस सेल के ग्रोथ को रोकने के लिए फोलेट मेटाबॉलिज्म को रोकना होता है।
है ना। तो अगर हम लोग एंटी मेटाबोलाइट्स का यूज करते हैं तो फोलेट की मात्रा घटते जाती है शरीर में। और ये फोलेट जो है क्यों जरूरी है? इस फोलेट का यूज जो है प्यूरिन और पायरामिडिन के सिंथेसिस संश्लेषण में यूज होता है, यानी कि नए पायरामिडिन और प्यूरिन यानी कि नाइट्रोजिनस बेस का सिंथेसिस नहीं होगा। अगर नाइट्रोजिनस बेस नहीं बनेंगे तो फिर हमारे नए सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। नाइट्रोजिनस सेल बनेंगे तो नहीं नए डीएनए बनेंगे, और नए डीएनए नहीं बनेंगे तो नए कैंसरस सेल का फॉर्मेशन रुक जाएगा। यानी कि फोलेट मेटाबॉलिज्म को रोक करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कैंसरस सेल के ग्रोथ को रोक सकते हैं। अगर यह शुरुआती दौर में है तो हम लोग इसका प्रयोग कर करके उसके ग्रोथ को क्या कर दिया जा सकता है, रोक दिया जा सकता है। या फिर उस कंडीशन में जब ये काफी तेजी से दूसरे ऑर्गन को प्रभावित कर रहा है, उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, इसके ग्रोथ को रोक करके उसको लोकलाइज कर सकते हैं, पार्टिकुलर जगह पर ही क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये एंटी मेटाबोलाइट्स कौन कौन हम लोगों को यूज करना है, तो इसमें है मरकेप्टोप्यूरिन है, मरकेप्टोप्यूरिन, दूसरा है फ्लूरोयूरासिल, मरकेप्टोप्यूरिन और फ्लूरोयूरासिल। इसका हम लोग यूज करेंगे तो फोलेट मेटाबॉलिज्म बाधित हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तो अगला है दवा के रूप में एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं, खासतौर से एक्टिनोमाइसिन और डॉक्सोरियूबिसिन। इस दोनों एंटीबायोटिक का प्रयोग जो है कैंसर विरोधी है, यानी कि कैंसर के ग्रोथ को रोकने का काम ये करता है। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स जो है वो अल्केलॉइड्स या अल्केलॉइडिंग एजेंट को बनाते हैं, और उस अल्केलॉइड को हम लोग अगर यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हमारे अंदर वो क्या कर सकता है, कैंसरस सेल के ग्रोथ को रोक सकता है। कैसे रोकता है ये प्लांट अल्केलॉइड्स? तो ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद सेल डिवीजन को रोक देते हैं, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, है ना। और इस क्रम में क्या होता है, ये जो हमारे अल्केलॉइड्स है, इसका प्रयोग अगर हम लोग करते हैं तो ये माइटोटिक स्पाइंडल जो बनता है उसके निर्माण को रोक देते हैं, जिससे सेल डिवीजन हो ही नहीं पाता है। जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो ओल्डर सेल से न्यूअर सेल्स, है ना, फॉर्म नहीं होगी। तो जब न्यूअर सेल फॉर्म नहीं होंगे तो कैंसरस का स्प्रेड होगा नहीं, है ना। हमारा चैनल आपको अगर पसंद आए, वीडियो पसंद आए, लाइक बटन जरूर दबाएंगे और लगातार वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब को करेंगे, जिससे कि आपको लगातार हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप हमारे वीडियो से लगातार जुड़े रहेंगे। तो इतने केमिकल्स के अलावा और कुछ केमिकल्स होते हैं जिसका प्रयोग करके हम कैंसर के ग्रोथ को रोक सकते हैं, जैसे नाइट्रोसूरियाज है ना, नाइट्रोसूरियाज है, और बहुत सारे आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं, यौगिक है, कंपाउंड्स है, जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया, है ना। ये सब केमिकल को भी हम लोग दवा के रूप में यूज करते हैं और कैंसर के ग्रोथ को रोकते हैं। ये सभी क्या है, कैंसर विरोधी है। अभी तक कैंसर की कोई वैक्सीन बनी नहीं है, तो दवा के द्वारा ही, कीमोथेरेपी के द्वारा या फिर रेडियोथेरेपी के द्वारा, सर्जरी के द्वारा हम लोग इससे बच सकते हैं और अन्य कोई विकल्प नहीं है। अगर कैंसर अपने अंतिम स्टेज में पहुंच जाता है तो उससे बचना भी मुश्किल हो जाता है ना, और अंततः रोगी की डेथ हो जाती है। उस कंडीशन में हमें रोगी से सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो होता क्या है, और भी कुछ दवा चलनी चाहिए। तो जैसे कि कैंसर का रोगी को जब ट्यूमर बनता है, मस्सा बनता है ना, तो उस जगह पर काफी दर्द होता है। जब ट्यूमरस सेल बनने लगते हैं, कैंसरस सेल बनते हैं, तो उस पॉइंट पर काफी पेन क्रिएट होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर दर्द थोड़ा कम है तो धीमा प्रभाव वाला, है ना, एनाल्जेसिक दर्द निवारक गोलियां ले सकते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है। ये सब का प्रयोग करके हम उसे दर्द से निजात दिला सकते हैं। मीडियम श्रेणी की दर्द थोड़ा सा कम से थोड़ा सा और ज्यादा हो गया, उस कंडीशन में मीडियम स्ट्रेंथ वाले एनाल्जेसिक का प्रयोग करेंगे, जैसे कि डायपेनॉन, है ना। अगर बहुत पेन है ना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है पेन का, तो उस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाला एनाल्जेसिक का प्रयोग हम लोग करेंगे, जैसे मॉर्फिन है, डायमॉर्फिन है ना। अब निश्चित निर्धारित डोज हम लोग इसे देंगे, लेकिन वो भी एक डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही देंगे। अपने मन से किसी भी तरह के दवा का प्रयोग करना वर्जित है, अन्यथा रोगी की जान भी
जा सकती है। इस बात को ध्यान रखना है। धन्यवाद।